Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss about British drama. And the first drama of this series is Dr. Faustus. It was written by Christopher Marlowe, and it is a course of Masters in English. The course code is MEG, and it is in IGNOU first year syllabus. So let's begin. ओके अगेन ब्रिटिश ड्रामा हम कर रहे हैं आज पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इग्नू यूनिवर्सिटी में इग्नू में सॉरी ये एमईजी कोर्स है और ये आपका ड्रामा नंबर 1 है ब्रिटिश ड्रामा के अंदर और द नेम ऑफ दिस ड्रामा इज डॉक्टर फॉस्टर्स और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स and it was written by Christopher Marlowe. So let's begin. The tragical history of life and death of Dr. Faustus, commonly referred to simply as Dr. Faustus. So ये इसका पूरा exact नाम है. The tragical history of the life and death of Dr. Faustus. Generally इस प्ले को हम डॉक्टर फॉस्टस के नाम से जानते हैं. इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी. ये एलिजाबेथन इरा में राइट किया गया था और पब्लिश किया गया था, इसीलिए इसे एलिजाबेथन ट्रेजेडी कहा जाता है. एंड इट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो बेस्ड ऑन जर्मन स्टोरीज अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट. जर्मन स्टोरीज पे बेस्ड है जिसमें एक कैरेक्टर है फॉस्ट, तो उसी कैरेक्टर को बेस बनाकर क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा था. इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1592 और 1593. ऐसा माना जाता है कि 1590s में इसको लिखा गया था. एग्जैक्ट डेट बताना पॉसिबल नहीं है. शॉर्टली बिफोर मार्लोस डेथ, और मार्लो की डेथ से पहले इसको लिखा गया था. Two different versions of the play were published in Jacobean era. एलिजाबेथन इरा के बाद जैकोबियन इरा स्टार्ट होता है और इसके दो वर्जन्स जैकोबियन इरा के आने के कुछ साल बाद पब्लिश किए गए थे. ठीक है, सो ये जैकोबियन इरा और एलिजाबेथन इरा क्या है, ये इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि अब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करना स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल पे. तो ये आपका फर्स्ट जो ड्रामा है ब्रिटिश ड्रामा के अंदर एमईजी कोर्स के अंदर इग्नू के एमईजी कोर्स के अंदर, तो ये वो है. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं और ये आपका फर्स्ट ड्रामा है, तो इसके बारे में आप यहाँ से अच्छे तरीके से सीख सकते हो. तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक बार क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जानते हैं. क्रिस्टोफर मार्लो इज अ फेमस पोइट. वो जो है बड़े ही फेमस पोइट थे, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर थे ऑफ एलिजाबेथन इरा. एलिजाबेथन इरा में पोइट थे, प्ले राइट थे, प्ले लिखते थे, पोइट थे. उन्होंने पोएम्स भी लिखी है, बट उनकी जो ड्रामा है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है. ट्रांसलेटर थे. क्रिस्टोफर मार्लो होल्ड्स अ प्रोमिनेंट प्लेस अमंग द फेमस एलिजाबेथन प्ले राइट. एलिजाबेथन एज में जितने भी प्ले राइट्स थे उनमें सबसे प्रोमिनेंट प्लेस था इनका. Yet there are aspects of his life that are still shrouded in mystery. लेकिन इनका जो लाइफ है वो कोई मिस्ट्री से कम नहीं है. कोई ज्यादा जानकारी इनकी लाइफ के बारे में है नहीं. एंड अकॉर्डिंग टू सम लिटरेरी बायोग्राफर्स, कुछ लिटरेरी बायोग्राफर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन February 26, 1564 के उनको जो है बैप्टाइज किया गया था, मतलब नामांकन किया गया था उनका 26 फरवरी 1564 में इन कैंटरबरी इंग्लैंड. कैंटरबरी इंग्लैंड में किया गया था. बट दे आर नॉट सर्टेन अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ. लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में कोई भी सर्टन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि इनका जन्म जो है एग्जैक्ट कौन सी डेट को हुआ था. It is certain, though, that he was born a few days prior to this date. और ऐसा माना जाता है कि जो ये 26 फरवरी की यहाँ पर जो डेट है, इससे कुछ दिन पहले इनका जन्म हुआ था. He was thus just a few months older than Shakespeare. और ये जो है विलियम शेक्सपियर से कुछ ही महीने बड़े हैं. ओके, आगे चलते हैं, इनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं. In 1589, Francis Ketch, Anglican, was burnt alive
फॉर हेरेटिक व्यूज। ओके, एक इंसान थे, फ्रांसिस कैट एग्लिसन थे, और एग्लिकन थे, सॉरी, और इनको ना जिंदा जला दिया गया था। This may have left a deep impact on Marlowe and influenced his thoughts about religious issues। और क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में एक और बात थी कि ना ये रिलीजन पे और धर्म पे, भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास करते नहीं थे। और जब ये घटना घटित हुई, जो फ्रांसिस कैट है उनको जिंदा जलाया गया, उसके बाद ये बड़े ही ज्यादा प्रेरित हो गए, बहुत ही डीपली इम्पैक्ट हो गए इस घटना से। और मार्लो केम अंडर फायर फॉर दीज बिलीव्स। और जो इनके विचार थे उनकी वजह से ये बिल्कुल जो है नोटिस में आ गए सरकार के। ही फेस्ड चार्जेस इन 1592 इन दी नीदरलैंड्स फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स। काउंटरफीटिंग मतलब जैसे होता है ना, जाली नोट बनाना, नकली नोट बनाना, तो नकली कॉइन्स बनाने के लिए जो है 1592 में नीदरलैंड्स के अंदर उनको जेल भी हुई, एंड वो सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड। ठीक है, जेल हो गई इनको। हाउएवर दिस अरेस्ट डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम हिज लिटरेरी परस्यूट। लेकिन देखो, अरेस्ट हो गए, लेकिन फिर भी जो इनका लिटरेरी वर्क था, इनका जो लिखने का काम था, वो खत्म नहीं हुआ, वो रुका नहीं। ही वॉज रिलीज लेटर, और बाद में इनको छोड़ दिया गया था। मार्लो डाइड एट वेरी यंग एज ऑफ 29। जब ये 29 साल के थे तो इनकी डेथ हो गई थी इन डेप्टफोर्ड कैंट इन इंग्लैंड, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। एंड वॉज बरीड इन दी सेंट निकोलस ग्रेवयार्ड, और सेंट निकोलस ग्रेवयार्ड में इनको दफनाया गया था। दो नो वन नोज द रियल सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। हालांकि इनका जो डेथ है वो कैसे हुआ था, एग्जैक्ट कहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था उस समय, और आज भी नहीं है। इट इज सेड दैट, और फिर भी ये कहा जाता है कि ही वॉज किल्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज एथिस्टिक व्यूज। और ऐसा माना जाता है कि देखो, ये जो है ना जितने भी पारंपरिक चीजें हैं, लोग उनको फॉलो करते थे, तो ये उसके अगेंस्ट थे। और ये जो है एक एथिस्टिक थे, मतलब रिलीजन में, भगवान में इतना ज्यादा विश्वास करते नहीं थे। तो इस वजह से हो सकता है कि किसी ने इनको जो है मार दिया हो, इनका मर्डर कर दिया हो। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब बात करते हैं इनके वर्क्स के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लोस वर्क्स। देखो, ये जो ड्रामा है, जो प्लेज इन्होंने लिखे हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप एमए में पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके कोर्स में जो प्ले है, जो नॉवल है, आप उसी को पढ़ो। उससे रिलेटेड उस राइटर के जितने भी वर्क है जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको उन पे भी नजर डालनी चाहिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। द ट्रेजेडी ऑफ डाइडो क्वीन ऑफ द कार्थेज 1587 और 1593 में इसको लिखा गया था। ओके, थोड़ा सा शोर रहेगा क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं वीडियो काफी लेट बनाता हूँ, बट आज थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ। तो जितनी भी काम की चीजें हैं बस उस पर ध्यान देंगे, और आलतू फालतू शोर जो आ रहा होगा उस पर ध्यान नहीं देंगे वीडियो पे। जो दूसरा इनका प्ले था वो था चैम्बरलेन द ग्रेट, एंड इट वाज आल्सो कंसिडर्ड दैट इट वाज रिटन इन 1587 और बिटवीन 1588। जो थर्ड जो इनका प्ले है, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा, बहुत ही अच्छा प्ले है। 1589 और 1590 में ऐसा माना जाता है कि इसको लिखा गया था। एडवर्ड द सेकंड 1587 एंड द मैस्करेड एट 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 पेरिस 1593। उसके बाद जो इनका लास्ट जो प्ले है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है डॉक्टर फॉस्टर्स 1592 और 1593 में ये सॉरी लिखा गया था। ओके, अब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो किस तरीके का प्ले है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। फुल टाइटल क्या है, देखो, सबसे पहले इसको जब पब्लिश किया गया था तो द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स इसको नाम दिया गया था। उसके बाद जब इसे दोबारा से पब्लिश किया गया, तब इसका नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। इनके जीवन के बारे में और इनका जो डेथ है वो कैसे हुआ, सब कुछ इस प्ले के अंदर बताया गया है, डॉक्टर फॉस्टर्स। ओके, ऑथर कौन है, ऑथर इज क्रिस्टोफर मार्लो। और टाइप ऑफ वर्क प्ले है, और इसका जो जानरा है, जो स्टाइल है, वो है ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी है। एंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, टाइम एंड प्लेस रिटन अर्ली 1950s इंग्लैंड, डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, A
text was first published in 1604, the B text in 1616. Publisher uncertain है इसके publisher, possibly Philip Hanslow, a theoretical entrepreneur. Philip Hanslow माने जाते हैं कि इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इसमें कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो है डॉक्टर जॉन फॉस्टर्स। इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर जॉन फॉस्टर्स, a gifted scholar of humble origins living in Wittenberg, Germany in the 16th century. Okay, तो अब जो प्ले है वो 16th century के अंदर सेट है और विटनबर्ग जर्मनी के अंदर है। ओके, डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ ट्रेजिक हीरो, और ये कैसे हीरो है? ट्रेजिक हीरो है ऑफ मार्लोस प्ले। क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, उसमें डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है? एक ट्रेजिक हीरो है, इनका दुखद अंत होता है बहुत ही ज्यादा। अब आगे चलते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा वो है मेफिस्टोफेल्स। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मेफिस्टोफेल्स इज द डेविल। इस वर्ड से पता ही चल गया होगा ये क्यों फेवरेट है मेरा। मेफिस्टोफेल्स इज द डेविल। ये मेफिस्टोफेल्स जो है वो एक डेविल है। Faustus summons when he first tries his hand at necromancy. Necromancy मतलब जादू टोना। जब डॉक्टर फॉस्टस सबसे पहले जादू टोना करना सीखते हैं तो वो सबसे पहले ना डेविल को बुलाते हैं, और वो किस डेविल को बुलाते हैं? वो सबसे पहले बुलाते हैं मेफिस्टोफेल्स को। ओके, तो इसलिए ये ज्यादा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, और पूरे प्ले में मेफिस्टोफेल्स डॉक्टर फॉस्टस के साथ रहता है, and he remains at Foster's side for much of the rest of the play. Okay, पूरे के पूरे प्ले में मेफिस्टोफेल्स जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ रहता है, और डूइंग हिज कमांड, जो भी कमांड इसको दी जाती है, जो भी आदेश इसको दिया जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स के द्वारा, वो ये परफॉर्म करता है। आंसरिंग हिज क्वेश्चंस, और जो कुछ भी डॉक्टर फॉस्टर्स इससे पूछते हैं वो इसका जवाब देता है। एंड डिस्ट्रैक्टिंग, और डॉक्टर फॉस्टर्स को वो डिस्ट्रैक्ट करता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स कहीं पछतावा न करने लग जाएं अपने डिसीजन पे। तो ये दो कैरेक्टर्स हमारे हो चुके हैं। ओके, एक मिनट मैं जरा इसको हटा देता हूं। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, नाउ कोरस। कोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अ कैरेक्टर, कोरस क्या होता है? एक कैरेक्टर होता है हु स्टैंड्स आउटसाइड द स्टोरी, जो स्टोरी के अंदर नहीं होता, स्टोरी के बाहर होता है। ठीक है, आउटसाइड द स्टोरी, प्रोवाइडिंग नरेशन, और उसका काम क्या होता है? नरेशन करना होता है, नरेट करना होता है, कहानी को बताना होता है, कमेंट्री करनी होती है प्ले के बारे में। द कोरस वाज कस्टमरी इन ग्रीक ट्रेजेडीज, और जितनी भी ग्रीक ट्रेजेडीज हैं उसके अंदर कोरस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले है उसकी शुरुआत किसने करी, तो जो हमारा कोरस है उसी ने इसकी शुरुआत करी है, क्योंकि कोरस क्या करता है? कहानी को नैरेट करता है। अब जो कहानी को नैरेट करता है तो कहानी को तो वही शुरू करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है इस प्ले के अंदर वो है लूसीफर। ओके, अब लूसीफर कौन है? लूसीफर किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का राजा है। अंडरवर्ल्ड का राजा है मतलब हेल, नर्क जो है, नर्क का राजा है, नर्क का देवता जो है उसको हम लूसीफर कहते हैं। एंड फॉलन एंजल हु हैड रेबल्ड अगेंस्ट गॉड। ओके, भगवान के विरुद्ध चला गया ये, क्योंकि ये जितनी भी चीजें गॉड ने बनाई हैं और जितने भी रूल्स गॉड ने बनाए हैं ये उसको मानता नहीं था। तो एज अ पनिशमेंट गॉड क्या करता है? गॉड लूसीफर को हेल में भेज देता है। अब लूसीफर क्या करता है? लूसीफर गॉड से बदला लेने के लिए क्या करता है? एंड देयर आफ्टर ट्राइज डेस्परेटली टू विन सोल्स अवे फ्रॉम द लॉर्ड। अब लूसीफर क्या करता है कि भाई जितनी भी आत्माएं हैं जो गॉड के पास जाती हैं उन सभी आत्माओं को चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, सभी को चुराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं हमारे प्ले के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जब कभी भी डॉक्टर फॉस्टर्स इस प्ले के दौरान सोचने लग जाता है, अपने आप बैठ के, अकेला बैठ के अपनी विचारों में मग्न हो जाता है, तो दो दो एंजल्स उसके पास आती हैं, गुड एंजल एंड इविल एंजल। जैसे आपने भी देखा होगा कहानियों में दिखाया जाता है, हीरो होता है और उसके एक कंधे पे गुड एंजल बैठ जाती है और दूसरे कंधे पे इविल एंजल बैठ जाती है। इविल एंजल जो होती है वो बुराइयों के प्रति अट्रैक्ट करती है हमारे हीरो को, और जो गुड एंजल होती है वो जितनी भी बुराइयां होती हैं उनके बुरे परिणामों के बारे में बताती है। तो थ्रू आउट द प्ले ये दोनों एंजल्स भी ऐसे ही काम करती है। अ पेयर ऑफ एंजल्स हु अपीयर ऑन स्टेज एवरी टाइम फोस्टर्स व्यूअर्स
ओके, जब कभी भी वो अपने थॉट्स में होता है, इन हिज रिजॉल्व और कंसिडर्स रिपेंटिंग, या फिर जब जो उसने लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके बारे में पछताता है वो, और उसको खत्म करने की कोशिश करता है या फिर उसके बारे में सोचने की कोशिश करता है, तो उसी समय ये दोनों के दोनों एंजल्स उसके पास आ जाते हैं और अपने अपने विचार उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। दे यूजुअली डिलीवर कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस, और दोनों देखो, एक गुड है और एक इविल है, तो दोनों अलग अलग मैसेज जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसको देते हैं। वन प्रॉमिसिंग गॉड्स फॉरगिवनेस, एक प्रॉमिस करता है कि भगवान तुम्हें माफ कर देगा, एंड द अदर स्वेयरिंग दैट फॉस्टर्स इज फॉरएवर डैम्ड, और दूसरा जो डेविल है, जो डेविल एंजल है, इविल एंजल है, वो उसे कहते हैं कि तुम हमेशा नर्क में सड़ोगे, नर्क में मरोगे। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, वेल्डीज एंड कॉर्नेलियस, ये दोनों, ये भी स्कॉलर्स होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, और ये डॉक्टर फोस्टर्स के दोस्त होते हैं, और शुरुआत में यही दोनों डॉक्टर फोस्टर्स को प्रेरित करते हैं नेक्रोमेंसी पढ़ने के लिए, मतलब जादू टोना पढ़ने के लिए। अ पेयर ऑफ मैजिशियंस फोस्टर्स नोस, ये मैजिशियंस हैं जिनको डॉक्टर फॉस्टर्स जानता है, उनका दोस्त है। वेल्डीज एंड कॉर्नेलियस हैव एनकरेज्ड फॉस्टर्स टू ट्राई द डार्क आर्ट्स इन द पास्ट, और जो वेल्डीज और कॉर्नेलियस है, ये दोनों डॉक्टर फॉस्टर्स को पास्ट में क्या करते हैं, डार्क एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। They are more than happy to provide posters with reading materials। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जब इनको पता चलता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स नेक्रोमेंसी सीखना चाहता है, तो वो डॉक्टर फॉस्टर्स को रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, एंड इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं इन द बेसिक्स ऑफ डेविल समनिंग, कि किस तरीके से जो भूत प्रेत हैं उनको बुलाया जाता है, इस चीज की इसको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे प्रेरित होकर डॉक्टर फोस्टर्स क्या करता है, मेफिस्टोफेल्स को बुला लेता है। अब उसके बाद द सेवन डेडली सिंस, अब ये जो प्ले है ये इन सेवन डेडली सिंस के चारों तरफ घूमता है। इसमें मोरल भी रहेगा। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं, एमए के जो स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा क्रिटिकली अपने प्ले को पढ़ें, सिर्फ ऐसे ही ना पढ़े कि गूगल पे कुछ चीज दिखाई दे गई आपको या फिर यूट्यूब पे किसी ने कुछ पढ़ा दिया आपको, और उसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप अपने आंसर्स में लिखें जब आपके एग्जाम्स हो, या फिर अपनी खुद की एक ऐसी सोच डेवलप करनी है आपको जो क्रिटिकल हो, जो हर चीज के बारे में सोचे। अब ये जो सेवन सिंस हैं पूरे प्ले में बार बार आते हैं, प्राइड, ग्रीड, एनवे, wrath, gluttony, sloth एंड लेचरी। ये सातों के सातों जो डेडली सिंस हैं, ये इंसानों को भटकाते हैं। ओके, और इंसान इनके अंदर इनके वश में आके बुरी चीजें करते हैं। लूसीफर समन्स अप दीज स्पिरिट्स टू एंटरटेन फॉस्टर्स, और जो लूसीफर है वो क्या करता है, वो इन सातों के सातों सिंस को समन करता है, एक साथ बुलाता है और डॉक्टर फॉस्टर्स को एंटरटेन करता है। अब ये जो सातों के सातों जो सिन हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद लूसीफर। फॉस्टर्स इज डिलाइटेड बाय द शो, और जो फॉस्टर्स है वो इस इनके शो को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, इन सेवन सिन से खुश हो जाता है। बट doesn't seem to realize that his own sins may turn out to be truly deadly for him। लेकिन वो खुद के जो पाप हैं, खुद के जो सिन हैं, उनको नहीं देख पाता कि जो इसके खुद के जो सिंस हैं वो उसे उसके लिए क्या है, वो डेडली है उसके लिए। अंत में डॉक्टर फोस्टर्स का क्या होगा कि वो जब मर जाते हैं ड्यू टू दीज सिंस, इन सिंस के कारण ही वो मर जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक कैरेक्टर है रॉबिन, ये कॉमिक कैरेक्टर है क्योंकि पूरा का पूरा जो प्ले है ये ट्रेजिडी से भरा हुआ है, और इसमें रॉबिन इज अ स्टेबल हैंड हु स्टेल्स अ स्पेल बुक फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टर्स। अब रॉबिन जो है ना डॉक्टर फॉस्टर्स का नौकर है, और वो क्या करता है, डॉक्टर फॉस्टर्स से एक किताब चुरा लेता है, जादू की किताब चुरा लेता है, और पूरे प्ले में बार बार ये अपीयर होता है और अपने अलग अलग कारनामे करता है। ठीक है, कॉमिक कारनामे करता है। ही रीअपियर्स इन कॉमिक सीन्स, और बार बार कॉमिक सीन्स के अंदर आता है थ्रू आउट द प्ले, पूरे के पूरे प्ले के अंदर। हिज फुलिश
attempts at magic act as a counter of Foster's serious, ambitious sorcery. Okay, अब जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो सीरियस मैजिक करता है और सीरियस टोना टोटका करता है इस प्ले के अंदर। और इस प्ले की सीरियसनेस को देखते हुए जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसने इसमें एक कैरेक्टर दिया रॉबिन, जो कि बड़ा ही कॉमिक कैरेक्टर है, क्योंकि ये क्या करता है ना, किताब चुरा लेता है डॉक्टर फोस्टर्स से मैजिक की और उसको पढ़ के ये मैजिक करता है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा महारत हासिल नहीं है कि ये मैजिक कर सके, लेकिन उल्टे सीधे मैजिक परफॉर्म करता है। ओके, उसके बाद ओल्ड मैन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले। दिस अननेम्ड मैन अटेम्प्ट्स टू कन्विंस फॉस्टर्स टू रिपेंट। अब ये जो बूढ़ा आदमी है ये कई बार इस प्ले के अंदर आता है और ये डॉक्टर फोस्टर्स को रिपेंट करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई तुम्हें पछतावा करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो काम तुमने किया है लूसीफर के साथ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने लूसीफर के साथ किया है तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा देना चाहिए। टेलिंग हिम दैट गॉड इज रेडी टू फॉरगिव हिम। और वो जो बूढ़ा आदमी है इस प्ले के अंदर वो इसे कहता है, डॉक्टर फोस्टर्स को कहता है कि भगवान तुम्हें माफ करने के लिए रेडी है एंड ग्रांट हिम मर्सी, और तुम्हारे प्रति भगवान जो है वो दयालु बनेंगे। ही he makes Foster's momentarily consider repenting, but Foster's ultimately ignores his advice। लेकिन अब बार बार ये उसको पछतावे के लिए बोलता है कि गॉड तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसके पास 7 डेडली सिंस हैं जिसकी वजह से वो इस बूढ़े आदमी को इग्नोर करता है, लेकिन लास्ट में इसको इग्नोर नहीं कर पाता, बट फिर देर हो जाती है। तो ये सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स हो गए हैं। हमने इसको यहाँ से शुरू किया था। डॉक्टर जॉन फॉस्टर्स, मेफिस्टोफेल्स, चौसर, सॉरी चौसर कह रहा हूँ, कॉरस, लूसीफर, गुड एंजल, बैड इविल एंजल, वेल्डिस, कॉर्नेलियस, द 7 डेडली सिंस, रॉबिन, ओल्ड मैन। और भी कैरेक्टर्स है इसके अंदर, बट वे ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप अपना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे तो इन्हीं में से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। अब इसकी समरी को देखते हैं, समरी को समझना पड़ेगा आपको इस प्ले की। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर फॉस्टर्स, वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर। अब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ना बहुत ही ज्यादा फेमस और रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर है। ग्रोज डिससेटिस्फाइड, अब ये डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं विद द लिमिट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। जो जिस तरीके से ट्रेडिशनल फॉर्म में स्कूल्स में, कॉलेजेस में नॉलेज इंफॉर्मेशन जो दी जाती है स्टूडेंट्स को, ये उससे बड़े ही डिससेटिस्फाइड है। इन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, लॉजिक पढ़ लिया है, मेडिसिन पढ़ लिया है, लॉ पढ़ लिया है एंड रिलीजन पढ़ लिया है, ये सारी चीजें इन्होंने पढ़ ली है, ठीक है, मैथोलॉजी वगैरह सब पढ़ लिया है। एंड डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू लर्न टू प्रैक्टिस मैजिक। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि भाई मैं ना मैजिक सीखूंगा, अब मैं इन सारी चीजों को सीख के मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैजिक की प्रैक्टिस करता हूँ। अब इसके जो दोस्त होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो भी हिज फ्रेंड्स वेल्डीज एंड कॉर्नेलियस इंस्ट्रक्ट हिम इन दी ब्लैक आर्ट्स। अब जब इसके दोस्तों को पता चलता है कि भाई डॉक्टर फॉस्टर्स जो है मैजिक की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो इसको एक बुक देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं और इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई किस तरीके से ये मैजिक को सीख सकता है। और डॉक्टर फॉस्टर्स थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक जंगल में जाते हैं और जो जो क्रियाएं करने की होती हैं वो उन एक्ट्स को करते हैं और एक डेविल को अपने सामने बुला लेते हैं, ठीक है, एक भूत को बुला लेते हैं, डेविल को बुला लेते हैं। और वो डेविल कौन होता है, मेफिस्टोफेल्स होता है। अब मेफिस्टोफेल्स जब आता है तो वो अपने ओरिजिनल लुक में आता है और डॉक्टर फॉस्टर्स उसको देख के डर जाते हैं। तो डॉक्टर फॉस्टर्स उसको आदेश देते हैं कि तुम मेरे सामने एक प्रेयर बन के आओ, ठीक है, एक आदमी बन के आओ मेरे सामने। अब जो डेविल है उसकी बात मान लेता है। अब जब डेविल इसकी बात मान लेता है तो क्रिस्टोफर मार्लो को लगता है कि वाह भाई, मेरा जो जादू है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस डेविल ने मेरी बात मान ली है। तो अब वो कहता है कि तुम है ना मेरा एक गुलाम बन जाओ और जो मैं चाहूं तुम मेरे लिए करो। अब डेविल जो है, मेफिस्टोफेल्स जो है, वो कहता है ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपने जो बॉस हैं, मतलब जो मेरा राजा है, हेल का जो राजा है लूसीफर,
उसकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उनसे परमिशन ले लूं और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप लोगों ने जैसे एक मूवी देखी होगी गोस्ट राइडर, गोस्ट राइडर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो निकोलस केज है जो हीरो है वो क्या करता है, लूसीफर के साथ, डेविल के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लूसीफर उसको मरने नहीं देता, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा उसकी हो जाती है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी है, डेविल जो है, लूसीफर जो है वो, डॉक्टर फोस्टर जो है वो अपनी आत्मा को ऑफर करता है 24 ईयर्स के लिए, कि 24 साल तक जो मैं चाहता हूँ मुझे वो करने दिया जाए, मैफिस ऑफिस मेरे साथ रहेगा, और उसके बाद जो है तुम मेरी आत्मा ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने छोटा छोटा बता दिया है। एक अब इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। एंड ही बिगेन्स हिज न्यू करियर, और उसने अपना जो करियर है मतलब मैजिशियन का, एज अ मैजिशियन बाय समनिंग अप मेफिस्टोफेल्स। ठीक है, देखो मेफिस्टोफेल्स को उसने बुला लिया, अ डेविल जो कि एक डेविल है, डिस्पाइट मेफिस्टोफेल्स वार्निंग्स अबाउट हिज हॉरर्स ऑफ हेल। अब मेफिस्टोफेल्स जो है ना, उसको शुरुआत में बताता है कि भाई हेल में जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, हेल में तुम अनंत तक जलोगे आग के अंदर। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो मानता नहीं है, और फॉस्टर्स टेल्स द डेविल, फॉस्टर्स डेविल को कहता है टू रिटर्न टू हिज मास्टर लूसीफर। अब वो कहता है कि भाई अपने मास्टर जो है ना लूसीफर, उसके पास वापस चले जाओ, with an offer of Foster's soul in exchange for 24 years of service from Mephistopheles। अब डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं मेफिस्टोफेल्स को कि तुम अपने मास्टर लूसीफर के पास चले जाओ मेरा ऑफर लेके, कि मैं उसे अपनी आत्मा दे दूंगा। ठीक है, बदले में वो मुझे तुम्हें दे दे, मतलब तुम्हें 24 साल के लिए मुझे सौंप दे। मीनवाइल इसी बीच अब ये सारी कहानी हो रही है। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है, वैगनर, वैगनर जो है फोस्टर्स का एक नौकर है, फोस्टर्स सर्वेंट, हैज पिक्ड अप सम मैजिकल एबिलिटी। अब वो क्या करता है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत वो मैजिक सीख लेता है कहीं से, एंड यूजेस इट टू ड्रेस अ क्लाउन। अब वो क्या करता है, क्लाउन बनाता है, एक जोकर बनाता है, जिसका नाम है रॉबिन, जैसे मैंने अभी आपको कैरेक्टर्स के अंदर बताया था, इनटू हिज सर्विस, ताकि वो उससे अपनी गुलामी करवा सके। बट ये कैरेक्टर जो है ये कॉमिक कैरेक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा स्लाइड्स है नहीं इसकी। ओके, तो समरी पूरी सुन लो अच्छे तरीके से। मैफिस्टोफेल्स रिटर्न्स टू फॉस्टर्स। अब मैफिस्टोफेल्स जो है लूसीफर के पास जाता है और फिर वापस फॉस्टर्स के पास आ जाता है विद वर्ड दैट, और उसके शब्द होते हैं लूसीफर हैज एक्सेप्टेड फॉस्टर्स ऑफर। अब जो लूसीफर है वो उसकी बात मान लेता है कि ठीक है 24 साल तक तुम मैफिस्टोफेल्स को रखो अपने पास, और जब तुम मर जाओगे तुम्हारी आत्मा मैं ले लूंगा। फोस्टर्स एक्सपीरियंसेस सम डाउट्स। अब फोस्टर्स को ना कुछ डाउट्स होते हैं, एंड वंडर्स, और वो सोचता है इफ ही शुड रिपेंट एंड सेव हिज सोल इन द एंड, दो ही एग्रीज टू डील साइनिंग इट विद ब्लड। ओके, अब जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो सोचता है कि यार अब मैंने जो है अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है, और कभी ऐसा हो कि ना बाद में मैं जो है ना रिपेंट कर लूंगा और अपनी आत्मा को बचा लूंगा, उसके मन में ऐसा डाउट चल रहा है। बट ऐसा कुछ होगा नहीं। एज सुन एज ही डज सो, और जैसे ही वो अपने ब्लड से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है, द वर्ड होमोफ्यूज, ये जो शब्द हैं लैटिन भाषा के अंदर है। ओके, उसके हाथ के ऊपर इंस्क्राइब हो जाते हैं, लैटिन फॉर ओ मैन फ्लाई। अब ये जो गॉड है ना, गॉड उसको बोलने की कोशिश करता है, ये शब्द उसके हाथ पर लिख जाते हैं, ओ मैन फ्लाई, कि हे आदमी, हे मनुष्य, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो गॉड की बात को समझ नहीं पाता, और वो इसको नजरअंदाज कर देता है। अपीयर्स ब्रांडेड ऑन हिज, ओके, डॉक्टर फोस्टर्स के हाथ पर ये होमो फ्यूज लिख जाता है लैटिन लैटिन भाषा में, और डॉक्टर फोस्टर्स जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। फोस्टर्स अगेन हैज अ सेकंड थॉट्स। अब फोस्टर्स जो है दोबारा से सोचने लग जाता है, बट लेकिन मैफिस्टोफेल्स बेस्टोज रिच गिफ्ट्स ऑन हिम। लेकिन जो मैफिस्टोफेल्स है, जो डेविल है, वो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आ जाता है, एंड गिव्स हिम अ बुक ऑफ स्पेल टू लर्न, और उसे एक जादू की किताब दे देता है ताकि वो जादू सीख सके। ओके, अब मैफिस्टोफेल्स पूरे प्ले में डॉक्टर फोस्टर्स के साथ ऐसी बात करता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वो रोने लग जाता है तो उसको ना एक कैंडी दे के, चॉकलेट दे के चुप करा देते हैं।
सेम वैसे ही जब डॉक्टर फोस्टस अपने बारे में सोचने लग जाता है कि भाई उसने ये कॉन्ट्रैक्ट लूसीफर के साथ सही किया है या गलत किया है, तो बार बार जो मेफिस्टोफेल्स है वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ इसको दे देता है, मैजिक कोई चीज दे देता है या फिर कोई गिफ्ट दे देता है, तो जो डॉक्टर फोस्टस है इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेटर बाद में मेफिस्टोफेल्स आंसर्स ऑल ऑफ हिज क्वेश्चंस। अब मेफिस्टोफेल्स जो है वो डॉक्टर फोस्टस के सभी क्वेश्चंस का आंसर देता है। अबाउट द नेचर, प्रकृति के बारे में जब वो पूछता है, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में जब वो पूछता है, प्रकृति के बारे में पूछता है, ओके, रिफ्यूजिंग टू आंसर ओनली व्हेन, और मेफिस्टोफेल्स उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देता, व्हेन फोस्टस आस्क्स हिम, जब फोस्टस उससे ये पूछता है, हु मेड द यूनिवर्स, के जो यूनिवर्स है वो किसने बनाया है। अब जो मेफिस्टोफेल्स है वो इस बात से मना क्यों करता है, वो इस बात से इसलिए मना करता है क्योंकि ये उसके एथिक्स के अंदर नहीं है, जो उसके किंगडम है। अब ये जो डेविल है ये तो हेल में रहता है, और हेल में रहकर आप किसी को ये नहीं बताते कि भाई जो ये पूरा वर्ल्ड है ये गॉड ने बनाया है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर फोस्टस को मेफिस्टोफेल्स बिल्कुल भी नहीं देता। His refusal prompts yet another bout of doubts in Faustus. अब जब डॉक्टर फोस्टस के इस सवाल का जवाब नहीं मिलता उसे, तो डॉक्टर फोस्टस फिर से सोचने लग जाता है। बट लेकिन मेफिस्टोफेल्स एंड लूसीफर, लेकिन मेफिस्टोफेल्स और लूसीफर दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्रिंग इन पर्सोनिफिकेशंस ऑफ सेवन डेडली सिंस। अब लूसीफर और मेफिस्टोफेल्स दोनों के दोनों मिलके जो सेवन डेडली सिंस हैं वो डॉक्टर फोस्टस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, टू प्रेंस अबाउट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर फोस्टस, एंड ही इज इम्प्रेस्ड इनफ टू क्वाइट हिज डाउट्स। और वो इन सेवन सिन से इतना ज्यादा प्रेरित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है, कि जो उसके दिमाग में डाउट चल रहा था उस डाउट को वो भूल जाता है। ओके, नाउ आर्म्ड विद हिज न्यू पावर्स एंड अटेंडेड बाय मेफिस्टोफेल्स। अब डॉक्टर फोस्टस के पास पावर है और उसके पास मेफिस्टोफेल्स है। फोस्टस बिगन्स टू ट्रैवल। अब फोस्टस जो है अपनी जर्नी शुरू करता है, नॉलेज की जर्नी शुरू करता है। वो पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर जगह घूम लेता है नॉलेज इकट्ठी करने के लिए। ही गोज टू द पॉप्स कोर्ट इन रोम। अब पॉप्स के कोर्ट में जाता है वो रोम में, मेक्स हिम इनविजिबल, उसे जो है इनविजिबल बना देता है, एंड प्लेज अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स। और जो पॉप है उसके साथ वो क्या करता है, बहुत सारी ट्रिक्स करता है, उसका उसका जो खाना है उसको गायब कर देता है। ही डिसरप्ट्स द पॉप्स फीस्ट, उसका जो दावत चल रही होती है उसको खराब कर देता है, बाय स्टीलिंग फूड, खाने को चुरा कर, एंड बॉक्सिंग द पॉप्स ईयर्स, और जो पॉप है उसको पीटता है, पिटाई कर देता है। Following this incident, इस इंसिडेंट के बाद he travels through the courts of Europe। अब इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद वो यूरोप के एक राजा के कोर्ट में जाता है, दरबार में जाता है, with his fame, क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है एज अ मैजिशियन। अब लोगों को तो नहीं पता कि भाई इसके पास मेफिस्टोफेल्स है और डेविल है इसके पास, इसीलिए ये कुछ भी जादू प्रेजेंट कर सकता है। ओके, दूसरों को तो यही लगता है कि ये जादूगर है। स्प्रेडिंग एज ही गोज, इवेंचुअली ही इज इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द जर्मन एम्परर। ओके, अब चार्ल्स द फिफ्थ जो कि जर्मन एम्परर है उसके कोर्ट में इसको बुलाया जाता है। हु आस्क्ड फोस्टस टू अलाउ हिम टू सी अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब वो जो राजा है चार्ल्स द फिफ्थ, वो बोलता है कि भाई मुझे अपने जो पूर्वज हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है। अब डॉक्टर फोस्टस के पास तो मेफिस्टोफेल्स है, डेविल है उसके पास, तो वो क्या करता है, एक आकृति छायादार आकृति बना देता है अलेक्जेंडर की, और जो चार्ल्स जो है वो उसको देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और अपने जो पूर्वज है उससे बात करता है। फोस्टस कॉन्जर्स अप एन इमेज ऑफ अलेक्जेंडर। ओके, अब वो मेफिस्टोफेल्स की हेल्प लेके अलेक्जेंडर को बना देता है, एंड चार्ल्स इज सुटेबल इम्प्रेस, और जो राजा है वो इम्प्रेस हो जाता है, चार्ल्स इम्प्रेस हो जाता है। अ नाइट, अब उसी दरबार में एक नाइट होता है, स्कोप्स एट फोस्टस पावर। अब वो बोलता है कि ये जो जादू है ना, फोस्टस के पास जो पावर है ये झूठ है, दिखावा कर रहा है ये इस चीज का। एंड फोस्टस chastised him by making
एंटिलियर स्प्राउट फ्रॉम इंसेक्ट। अब फोस्टस क्या करता है, उससे बदला लेने के लिए ना एंटिलियर्स उसके माथे के ऊपर उगा देता है, मतलब सींग उगा देता है उसके माथे के ऊपर, ओके, सिर के ऊपर। फ्यूरियस द नाइट वॉज रिवेंज, और जो ये नाइट होता है, ये गुस्से में क्या करता है, अपना बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में जाता है, क्योंकि डॉक्टर फोस्टस के पास मैजिकल पावर्स है और डेविल है उसके साथ, तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। मीनवाइल, इसी बीच जब ये सारी चीजें हो रही थी कोर्ट के अंदर, जब जो मैफिस सॉरी जब डॉक्टर फोस्टर जो है ट्रैवल कर रहा था, रॉबिन रॉबिन के बारे में हमने पहले भी बोला था। वैगनर्स क्लाउन, ये उसके जो नौकर है वैगनर, उसका क्लाउन है, हैज पिक्ड अप सम मैजिक ऑन हिज ओन। अब वो क्या करता है, जो किताब चुराता है ना डॉक्टर फोस्टर से, उस किताब में से कुछ जादू सीख लेता है। एंड विद हिज फेलो स्टेबल हैंड, और उसका जो दोस्त है स्टेबल हैंड, उसके साथ क्या करता है, स्टेबल हैंड जो रैफ है उसका जो दोस्त है, उसके साथ मिलके क्या करता है ना, ऊट पटांग हरकतें करता है। he undergoes a number of comic misadventures। अब वो बहुत सारी जो मिसएडवेंचर्स है ना, एक्टिविटीज हैं, वो अलग अलग जादू परफॉर्म करते हैं, बट वो सारा का सारा उल्टा सीधा होता है एट वन पॉइंट। और एक बार उन्होंने क्या किया, ही मैनेजेस टू समन मेफिस्टोफेल्स। अब जो रॉबिन है, वो जादू की पूरी नॉलेज है नहीं, जो डॉक्टर फॉस्टर से किताब चुराई थी वैगनर ने, उसी किताब में से उसने पढ़ के क्या किया, मेफिस्टोफेल्स को बुला लिया। मेफिस्टोफेल्स तो डेविल है, और जो डेविल है वो तो सिर्फ डॉक्टर फॉस्टर्स का कहना मानता है। अब ये इनके सामने आ गया और ये इसको क्या करता है, इनको धमकी देता है। Who threatens to turn Robin and Raph into animals and to punish them for their foolishness। अब वो उनकी मूर्खता के ऊपर रॉबिन और रेफ को धमकी देता है कि मैं तुम्हें जानवर में कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ओके। और वो फिर उसे मेफिस्टोफेल्स को जाने देते हैं, ओके। सेकंड लास्ट है शायद ये पीपीटीज की। फोस्टर्स देन गोज ऑन विद हिज ट्रेवल्स। अब वो अपनी ट्रेवल जो है उस पे जाता है, पूरे वर्ल्ड में घूमता है, प्लेइंग अ ट्रिक ऑन अ हॉर्स कोर्सर। अब ये जब अपनी ट्रेवल पे होता है ना, तो ये क्या करता है, ये एग्जैक्ट कहानी क्या है, ये एक व्यापारी को अब एक घोड़ा बेच देता है, और उस व्यापारी को कहता है कि इस घोड़े को पानी में नहीं लेके जाना। लेकिन अब व्यापारी को थोड़ा पता है कि भाई ये इस तरीके से नकली घोड़ा बना के देगा मुझे, तो जो व्यापारी है उस घोड़े को पौंड में लेके जाता है, और जैसे ही घोड़ा उस पौंड में जाता है, वो घास तिनके का बन जाता है घोड़ा। आगे देखते हैं। प्लेइंग अ ट्रिक ऑन अ हॉर्स कोर्सर अलोंग विद वे, रास्ते में वो एक घोड़े वाले के साथ जो है ट्रिक करता है। फोस्टर्स सेल्स हिम अ हॉर्स, फोस्टर्स उसे एक घोड़ा बेच देता है। दैट टर्न्स इनटू अ हीप ऑफ स्ट्रो, जो कि एक घास के ढेर में बदल जाता है। व्हेन राइडन इनटू अ रिवर, जब उसे एक नदी में चलाया जाता है, ठीक है। तो उसने पहले से ही बोला था कि भाई इस घोड़े को पानी में लेके मत जाना, लेकिन जो घोड़े का मालिक होता है, वो उसे पानी में लेके चला जाता है, और वो जैसे ही घोड़ा पानी में जाता है, वो घास में बदल जाता है इवेंचुअली। और फोस्टस इज इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वैन होल्ट, और उसी समय जो है डॉक्टर फोस्टस को वैन होल्ट में जो ड्यूक है उसकी कोर्ट में, राज दरबार में बुलाया जाता है। ड्यूक का मतलब होता है नवाब। वेयर ही परफॉर्म्स वेरियस एक्ट्स, जहां पर वो बहुत सारे एक्ट्स को परफॉर्म करता है। द हॉर्स कोर्सर द हॉर्स कोर्सर शोज अप देयर। अब जो हॉर्स कोर्सर है ना, वो भी वहीं पर पहुंच जाता है अपने साथ कुछ आदमियों को लेके, अलोंग विद रॉबिन, और उसके साथ रॉबिन भी होता है, मैन नेम्ड डिक, और एक आदमी होता है जिसका नाम डिक होता है, एंड वेरियस अदर्स, और दूसरे आदमी भी होते हैं, हु हैव फॉलन विक्टिम टू फॉस्टर्स ट्रिकरी, जो कि जो फॉस्टर्स ने जिनके साथ ट्रिक किया था, जालसाजी की थी, वो सब उसके साथ पहुंच जाते हैं। बट फोस्टस कास्ट स्पेल ऑन देम, लेकिन जब फोस्टस है उनके ऊपर जादू कर देता है, एंड सेंड्स देम ऑन देयर वे, और उनको वापस उनके घरों के रास्ते भेज देता है। टू द अम्यूजमेंट ऑफ द ड्यूक एंड डचेस, ठीक है, ताकि वो जो ड्यूक और डचेस हैं वहां पर उनका मनोरंजन कर सके। अब इसमें एक कहानी, अब इसमें एक पार्ट होता है, जो कुर्सर होता है ना, जो हॉर्स कोर्सर होता है, वो क्या करता है ना, डॉक्टर फोस्टस का पैर खींचता है। डॉक्टर फोस्टस कुर्सी पे बैठा होता है, और डॉक्टर फोस्टस अपने जादू से अपने पैर को अलग कर देता है, अपने शरीर से अलग कर देता है, तो जो कुर्सर है उसके हाथ में डॉक्टर फोस्टस का लेग आ जाता है। तो इस तरीके से ये लोगों को परेशान भी करता है साथ के साथ।
ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है भाई और ये फिनिश हो जाएगा, एंड आ चुका है डॉक्टर फोस्टर्स का, पूरा जीवन काल हो चुका है उसका 24 ईयर्स का। 24 ईयर्स उसने स्पेंड कर लिए हैं। 24 ईयर्स में बहुत ही कम है ऐसा समय कि जब उसको पछतावा हुआ हो, लेकिन अब वो मरने वाला है। अब उसे बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था लूसीफर के साथ वो बहुत ही ज्यादा गलत किया था। as the 24 years of his deal, अब उसकी डील के जो 24 ईयर्स हैं, 24 साल जो हैं विद लूसीफर केम टू अ क्लोज, अब वो बंद होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। फॉस्टस begins to dread his impending death, अब उसकी मौत आने वाली है, ठीक है, अब वो मरने वाला है, तो वो क्या कर रहा है, मौत से डर रहा है। अब बेटा 24 साल तक तो वो डरा नहीं, 24 साल तक तो वो मजे ले रहा था, इधर से उधर जा रहा था, जो कुछ चाहता था वो कर सकता था, लेकिन अब वो उसकी जो है डेथ करीब आ चुकी है, तो उसे डर लग रहा है। ही हैज मेफिस्टोफेल्स कॉल्स अप हेलन फॉर हेलन ऑफ ट्रॉय। अब अगर किसी ने देखा हो, किसी ने पढ़ा हो, तो उसे पता होगा कि जो ट्रॉय है, ट्रॉय की जो हेलन है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत थी। इसी के ऊपर जो है ट्रॉय वॉर भी हुई थी। तो वो मेफिस्टोफेल्स को बोलता है कि भाई मुझे ना हेलन को देखना है। अब मेफिस्टोफेल्स तो डेविल है, वो हेलन को उसके सामने ले आता है। द फेमस ब्यूटी फ्रॉम द एंशियंट वर्ल्ड, और प्राचीन संसार की ये सबसे ज्यादा फेमस ब्यूटीफुल महिला है। एंड यूजेस हर प्रेजेंस टू इम्प्रेस अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर, और अपने दोस्तों को जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करता है डॉक्टर फोस्टर्स। ये अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और मैजिक परफॉर्म करता है अपने दोस्तों के सामने, और अपने दोस्तों के सामने हेलन ऑफ ट्रॉय को प्रेजेंट करता है। एन ओल्ड मैन अर्जेस फोस्टर्स टू रिपेंट, अब जो बूढ़ा आदमी है वो दोबारा से डॉक्टर फोस्टर्स के सामने आता है, और डॉक्टर फोस्टर्स को वो कहता है कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, तुम पछतावा करो। बट फोस्टर्स ड्राइव्स हिम अवे, लेकिन फोस्टर्स जो है ना उसे भगा देता है। फोस्टर्स समन्स हेलन अगेन, अब फोस्टर्स जो है हेलन को दोबारा से बुलाता है। एक बार तो तब बुलाता है जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, एक बार तब बुलाता है जब वो अकेला होता है। अगेन एंड स्क्रीम्स डिलाइटेडली अबाउट हर ब्यूटी, और उसकी सुंदरता के बारे में खुशी से चिल्लाता है। बट लेकिन टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट, अब समय उसके पास कम बचा है। फोस्टर्स टेल्स द स्कॉलर्स, फोस्टर्स अपने दोस्तों को बताता है अबाउट हिज एग्रीमेंट, जो लूसीफर के साथ उसने एग्रीमेंट किया था, अपने उस एग्रीमेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। एंड दे आर हॉरर स्ट्राइकन, और वो उसके इस फैसले को सुनने के बाद वो डर जाते हैं। एंड रिजॉल्व टू प्रे फॉर हिम, और वो उससे कहते हैं कि हम भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ऑन द फाइनल नाइट बिफोर द एंड ऑफ 24 ईयर्स, 24 साल के कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से पहले वाली जो रात है, उस रात को फोस्टर्स इज ओवरकम बाय फियर, फोस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड रिमोर्स, और उसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। ही बेग्स फॉर मर्सी, वो लूसीफर के सामने और मेफिस्टोफेल्स के सामने मर्सी की भीख मांगता है। बट इट इज टू लेट, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अब लूसीफर उसकी कोई बात नहीं सुनता है। एट मिडनाइट, और आधी रात को, अ होस्ट ऑफ डेविल्स अपीयर, बहुत सारे डेविल्स उसके कमरे में आते हैं। एंड कैरीज हिज सोल ऑफ टू हेल, और उसकी आत्मा को हेल में ले जाते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द स्कॉलर्स फाइंड फोस्टर्स लिम्स, अब जो सुबह होती है, देखो रात को, आधी रात को बहुत सारे डेविल्स आते हैं और उसकी आत्मा को, डॉक्टर फोस्टर्स की आत्मा को अपने साथ नर्क में लेकर चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, और जब इसके दो दोस्त होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो इसके कमरे में आते हैं, वो उनको क्या मिलता है, लिम्स, लिम्स, एंड डिसाइड टू होल्ड अ फ्यूनरल फॉर हिम। और जब वो कमरे में आते हैं तो उसके लिम्स जो होते हैं वो उसको मिलते हैं, उनको कमरे में मिलते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि तब हम इसका जो है फ्यूनरल करेंगे। तो यहाँ पर जो ये डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले है वो फिनिश हो जाता है, ट्रेजेडी प्ले है। ओके, एक पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नेक्रोमेंसी उसने करना स्टार्ट किया, मैजिक करना स्टार्ट किया, डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि 24 साल तक मैं जो है मेफिस्टोफेल्स को अपने पास रखूंगा, और जितना भी ज्ञान होगा, मैजिक होगा, सब सीखूंगा, और उसके बाद तुम मेरी आत्मा अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, उसको रियलाइज होने लग जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और फाइनली एंड में
उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती लूसीफर के द्वारा और लूसीफर उसे अपने साथ हेल में लेकर चला जाता है। ठीक है, तो अभी देखो 5 क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे, ज्यादा कोई बड़े क्वेश्चंस मैंने किए नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर मुझे जरूर बताना तुम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, इन द प्रोलॉग में हु इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। प्रोलॉग जब स्टार्ट होता है, जब ये प्ले स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कहानी को कौन बताता है? जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, मैंने उसमें आपको बताया था कौन करता है, द कोरस। कोरस यहाँ पर स्टार्ट करता है, कोरस इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ व्हाट फील्ड्स ऑफ लर्निंग डज फॉस्टर्स कंसिडर बिफोर ही टर्न्स टू मैजिक। मैजिक सीखने से पहले वो कौन कौन सी चीजों को सीख चुका था? केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, रिटोरिक एंड थियोलॉजी, ग्रामर, हिस्ट्री, साइंस एंड लैटिन। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी इज द राइट आंसर। लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी, ये चीजें उसने सीखी थी। थर्ड क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर्स इंस्ट्रक्ट फॉस्टर्स इन द डार्क आर्ट्स। कौन से दो कैरेक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर फॉस्टर्स को हेल्प करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं डार्क एक्टिविटीज के बारे में? द स्कॉलर्स, उसके दोस्त जो होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसके साथ, वो नहीं। वैगनर एंड रॉबिन, नो, वैगनर तो उसका नौकर था और रॉबिन जो है क्लाउन था। द गुड एंड बैड एंजल्स, गुड एंजल्स और बैड एंजल्स करते हैं, नो। द राइट आंसर इज जो उसके दोस्त होते हैं, कॉर्नेलस एंड वेल्डीज, ये इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको जादू टोना करना है, नेक्रोमेंसी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डज फॉस्टर्स डिमांड दैट मेफिस्टोफेल्स सर्व हिम। अब डॉक्टर फॉस्टर्स कितने साल तक की डिमांड रखते हैं लूसीफर के सामने कि मेफिस्टोफेल्स उसके साथ रहे? 30 years, 24 years, 1 hour और a century। अब करना था तो यार 1 century कर लेता, बट हमें प्ले को डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसने कुछ और ही सोचा है, तो भाई उसने 24 ईयर्स के लिए अपनी जो मेफिस्टोफेल्स की जो सर्विस है वो मांगी थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच हिस्टोरिकल फिगर डज फॉस्टर्स कॉन्जर अप फॉर द एम्परर टू सी। अब जो राजा होता है, ठीक है, आपको भी याद होगा, समरी में हमने पढ़ा है, कौन क्या किस किस चीज को वो कौन से एम्परर के राज दरबार में किसको बुलाता है? हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है? नहीं, दरबार में तो नहीं बुलाता हेलेन ऑफ ट्रॉय को, वो अपने दोस्तों के साथ जब होता है और अकेला जब होता है तब बुलाता है। जीसस क्राइस्ट को बुलाता है? बिल्कुल नहीं बुलाता। जॉन ऑफ आर्क को बुलाता है? बिल्कुल नहीं बुलाता। वो किसको बुलाता है? राइट आंसर इज डी, अलेक्जेंडर द ग्रेट को वो बुलाता है कोर्ट के अंदर, एम्परर के कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो हमने इसकी समरी पढ़ ली है और ये जो प्ले है हमारा पूरा हो चुका है। इंग्लिश विद हरीश पांचाल देखना मत भूलिएगा, देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। और अभी हम ड्रामा कर रहे हैं, ब्रिटिश ड्रामा कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट ड्रामा था, सेकंड ड्रामा मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, इसी वीक में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and have a nice day to all of you. Bye bye. Take care.